नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है भारत की राजनीति में बिहार का। जब बिहार की राजनीति का बात करें तो इस समय नीतीश कुमार को लेकर मामला जो है पूरा सुर्खियों में है, क्योंकि वो जो है पलटू राम से जिस तरह से उनके नाम को फेमस किया गया था, फिर से उसी पलटू राम की भूमिका में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब वो जो है लालू प्रसाद यादव के खेमे को छोड़कर जो है फिर से भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या है पूरी स्थिति, कैसे हो रही है ये सब चीज़ें, क्या इंडिया गठबंधन में कुछ और क्या होने वाला है, इन्हीं सब सवालों के साथ में हमारे साथ में हैं विवेक जोशी जी, जो एडवोकेट हैं और इन्होंने जो है बिहार के ऊपर काफ़ी स्टडी की हुई। तो हमने सोचा कि बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा कर ली जाए। तो हम इसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति जो है, खासकर लोकसभा चुनाव अब आ रहे हैं, तो जो अब स्थिति बनी हुई है कितने मायने रखता है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। आप लगातार हमारे साथ में बने रहते हैं, लेकिन आज हमने जो है आपसे बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ा सवाल लेके आपके पास आया हूँ। तो क्या कहेंगे, जो नीतीश कुमार की भूमिका है उसको आप सबसे पहले बताइए क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर नीतीश कुमार जी की जो भूमिका है, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार जी की है कि उन्हें पॉलिटिकली रिलेवेंट रहना आता है और उन्हें पॉलिटिकली सर्वाइव करना आता है। जी। और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। जिस हिसाब से अपनी राजनीति को रन करते हैं वो देखने काबिल है। जिस हिसाब से अपनी राजनीति मैनेज करते हैं वो सीखने लायक बात है। अभी आज की डेट में जो बिहार में हो रहा है वो बिहार की 40 लोकसभा सीट्स को मद्देनजर रखते हुए चल रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा का इस बार का जो गोल है कि अब की बार 400 के पार, जैसा वो कह चुके हैं जी। तो उन्होंने अमूमन बहुत जगह से अपनी सीटें तो लगभग सिक्योर कर ली हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सीट्स उनकी सिक्योर्ड है, मध्य प्रदेश की सिक्योर्ड है, राजस्थान की सिक्योर्ड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सिक्योर्ड है और महाराष्ट्र भी आता है, महाराष्ट्र की भी लगभग सिक्योर्ड है। और उसके हिसाब से अगर आप और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के लिए ऊपर काम चल रहा है तो ये सारी सीट्स उनकी सिक्योर्ड है। कहीं ना कहीं ये 40 सीटें और वेस्ट बंगाल की जो सीटें हैं वो मिला के उनको 400 के पार जाना है। तो नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार में आज भी पॉलिटिकली रिलेवेंट हैं, नॉन रिलेवेंट नहीं है। बिहार में आज उनका एक नया नाम चल रहा है जिसका नाम है पाटलिपुत्र के पलटू राम। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये पलटू राम भले ही, अब देखिए ये उनका एक व्यवहार है जो लालू प्रसाद जी की पार्टी को भी पता है और बीजेपी को भी पता है। कोई आदमी अगर पलटी मारना चाहे और वो रिलेवेंट नहीं है तो क्या भाजपा उनको अपने साथ रख लेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता जी। तो इसलिए उनको सरवाइव करना आता है। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इस समय बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है। उनको एक बात अच्छी तरह पता है नीतीश कुमार जी को कि इस समय पे अगर वो अकेला लड़ते हैं या लालू जी की पार्टी आरजेडी के साथ मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 2 या 3 सीट मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा बिहार उनको देगा नहीं। तो जब अगर 2 या 3 उनको सीट देगा लोकसभा का, लगभग चुनाव एक बड़ी पार्टी चुनाव में देखा गया है उन्होंने 2 सीट पाई थी। तो आज भाजपा के साथ लड़के वो कुछ ज्यादा सीट भी पा जाए और वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ जाए, क्योंकि वहां पे एक लवकुश कॉम्बिनेशन है। लवकुश मतलब भगवान राम के जो पुत्र हैं और ऐसा माना जाता है कि ये उनके वंशज हैं जी। तो अगर ये आएंगे तो लवकुश जो 8% वोट है वो इनके साथ चला आएगा। और बाकी जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, अभी तो देखिए अभी कुछ ही दिन हुए हैं भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए और भगवान राम ने अपना पैर हिंदुस्तान की धरती पे वापस रख दिया है। और अब आप देखिए क्या हो रहा है उधर जी। आपकी न्याय यात्रा लगभग फेल है जी। और सबसे बड़ी बात यह है सर, अब ये बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को अप्रोच किया या नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को अप्रोच किया, ये बात उतनी रिलेवेंट नहीं है। लेकिन रिलेवेंट जो बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले तक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का नाम इंडी अलायंस के कन्वीनर के तौर पर चल रहा था, संयोजक। तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये मैसेज देना था कि भाई इंडी अलायंस नाम का कोई अलायंस ही नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले, ये पहली अपॉर्चुनिटी जो उनके पास आई कि भाई नीतीश कुमार जी ने उन्हें अप्रोच किया या उन्होंने नीतीश कुमार जी को अप्रोच किया, अप्रोच करते ही उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया और इन्हें अपने खेमे में ले लिया जी। तो आज इंडी अलायंस नाम का कोई अलायंस ही नहीं है। तो इनकी वोट वैसे ही टूटी हुई है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जी को बंगाल से लात मार दी। उत्तर प्रदेश में
अपने अखिलेश यादव, इनके साथ किसी भी तरह से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। आप पंजाब छोड़ के कहीं गठबंधन कर लो, वो कहती है पंजाब और दिल्ली में हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी कहीं आप हमसे गठबंधन कर लो। अरे भाई, जहाँ तुम रिलेवेंट ही नहीं हो वहाँ गठबंधन करके क्या होगा? तो बची कौन सी इनके साथ पार्टी जो इनके साथ करेगी? कांग्रेस की सबसे कम सीट लोकसभा में लगभग 44 आई जी, राइट। अब 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। कांग्रेस की 25 से 30 के बीच में लोकसभा में सीट आई, अगर आई तो, नहीं तो वो भी ना कम हो जाए। उससे कम इनका होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये लोग बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए हैं। कोई इन्हें वोट देने वाला नहीं है। आपने आज तक आप राम मंदिर का विरोध करते रहे। अब देखिए, एक भाजपा में, अभी तक वो भाजपा में है, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, काफ़ी अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस भी है, और एक देश के फाइनेंस को चला देने वाली शख्सियत है वो। मतलब फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में उनकी मास्टरी है। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि जिस दिन हिंदू एक ब्लॉक बना के, एक ब्लॉक के रूप में एक ही जगह वोट डालना शुरू कर देगा, ये जितने भी लोग हैं ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। और आज वो देखिए, वो बात राम मंदिर बनने के बाद आज वो बात आ गई कहीं ना कहीं। आज आपको पता है कि 70% हिंदू, 30% सेक्युलर है। 70% हिंदू हैं। हिंदू, अगर 100 हिंदू को आप पकड़ लो तो उसमें 30 आदमी सेक्युलर हैं, बाकी के लोग हिंदू हैं। तो वो 70% जो हिंदू हैं वो सारे एज ए ब्लॉक एक ही जगह वोट डालेंगे, और वोट कहाँ पड़ेगा? कमल के फूल पे। तो आज इसलिए ये सब पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं। तो भाजपा की जीत अगले साल तो निश्चित ही है। 2024 के चुनाव तो जीतने ही वाला है। विवेक जी, एक सवाल और मैं करूंगा यहाँ पर। अभी आप बिहार के बात से होते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ भी आते हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं जो हुई 2019 में, उद्धव ठाकरे जी जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़के ठीक नीतीश कुमार की तरह ही वो भी जो है विकास आघाड़ी में चले गए, और उन्होंने शरद पवार जी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो सरकार बनाई, आपने देखा 2-2.5 साल चलाए, उसके बाद फिर जो हालत हुई है। तो क्या आने वाले दिन में हम एक समझ के चले कि उद्धव जी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो भी मन बनाए कि भाई बैक टू पवेलियन जाने में कुछ ज़्यादा भलाई है? क्योंकि अब जो है इंडिया गठबंधन का भी हालत इस तरह से है, और उनकी भी हालत जिस तरह से है, उसको देखते हुए आप क्या समझ सकते हैं? क्योंकि राजनीति में दोनों बातें की जा सकती है। देखिए, जैसा आपने कहा कि भाई ये राजनीति है, मेरा तो ऐसा मानना है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट अनटचेबल नहीं होता जी। ना ही परमानेंट दुश्मन होता, ना ही परमानेंट दोस्त होता है। बिल्कुल। तो दोनों पार्टियों के हक साधने की बात होती है। दोनों पार्टी तभी शादी करेंगी जी। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपसे क्यों शादी करूंगा? भाई, मेरी तो पावर ही आपको लेने में लग जाएगी। उद्धव जी और नीतीश जी के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है लीडरशिप का। उद्धव जी को नीतीश जी से ये सीखना चाहिए कि अपने को पॉलिटिकली रिलेवेंट कैसे रखना है। सबसे पहली बात है, उद्धव जी के पास जो एक बेस था शिवसैनिक के वोटरों का, जो महाराष्ट्र में जो शिवसैनिक वोट करते थे, एज ए ब्लॉक करते थे जी। किसी की लहर रहने तो हमारा वोट शिवसेना को ही पड़ेगा जी। वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर डालते थे वोट। तो वो चीज इन्होंने खो दी। तो जो इनका कोर वोटर था वो उठ के आज शिंदे साहब की जो ओरिजिनल सेना है उसके साथ अब आ गया। अब उन्हीं को ओरिजिनल कहेंगे, क्योंकि आप तो जी रहे नहीं अब ओरिजिनल। आप अपना नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से शिवसेना चला रहे हैं आप। तो आज आप ओरिजिनल शिवसेना नहीं रहे, शिवसेना तो आज उनकी हो गई। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज भी शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसके जो भी पोस्टर लगते होंगे उसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो, सबसे बड़ा फोटो उन्हीं का आता है। उसके बाद आनंदी जी का आता है, उसके बाद शिंदे साहब का आता है, और बाकी लोगों का आता है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। हो इसलिए सकता है कि उद्धव जी कोई ऐसा काम कर दें कि भाई जिससे उनकी पॉलिटिकल रिलेवेंसी वापस आ जाए, और भाजपा को लगे कि भाई ये हमारे को 10-15 सीट जितवाने में मददगार बनेंगे, तो फिर इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है और जो इनके काम है, जैसे सबसे बड़ी बात यह है, इनके कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, ये उसको छोड़ के कांग्रेस के खेमे में बैठ गए। ये उसको छोड़ के महाविकास आघाड़ी में चले गए। आघाड़ी में चले गए तो चले गए, लेकिन इन्होंने जो बयान दिए, जो इनकी पार्टी की तरफ से बयान आए, वो टोटली एंटी भाजपा थे। वो टोटली आज भी चल रहे हैं।
वहाँ जब आप नीतीश कुमार जी को देखेंगे, उनकी पार्टी के किसी भी आदमी ने भाजपा विरोधी कोई बयान नहीं दिया, और खुद नीतीश कुमार ने कोई भाजपा विरोधी बयान नहीं दिया, ना ही उनके खिलाफ कोई काम किया। अब जब आपने अपने कंडक्ट को करते हुए इतनी कटुता आपने अपने रिश्ते में ला दी, तो आपकी पॉलिटिकल रिलेवेंसी रही नहीं, तो अब आपको वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आज अगर कुछ ऐसी बात हो जाए कि भाई शिव सैनिक जो है वापस इनके साथ इकट्ठे हो जाएं सारे, और खाली मैं बॉम्बे और थाने के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र के शिव सैनिक हो जाएं, तो इनकी पॉलिटिकल रिलेवेंसी वापस आ सकती है। तो उस केस में कुछ भी हो सकता है, बट अभी वो मुझे मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे वो दिखता नहीं। हाँ, 5 साल 10 साल 15 साल बाद हो तो इसका कारण एक ये भी मैं मानता हूँ, मैं अपना थोड़ा अनुभव बताता हूँ कि जिस तरह से शिवसेना से जितने लोग टूटे हुए हैं, ये इतिहास दिखाता है कि कोई भी वापस नहीं आया शिवसेना में। यानी उन लोगों को लगा नहीं, जो मतलब उनके साथ में जो लोग उनके साथ से गए वो सबके लिए लाइफ टाइम के लिए गद्दार हो गए। जैसे नारायण राणे साहब हो गए, राज ठाकरे जी उनके सगे चचेरे भाई हैं और घर के ही आदमी हैं जो गए। आज भी लोग महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दोनों ठाकरे एक साथ आए और पूरा जो यहाँ की राजनीति जो है एक ठाकरे परिवार के साथ चलता रहे, लेकिन उन्होंने कभी वो सोचा नहीं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है सोच सकते हैं कि भाई हम भाजपा हमारा स्तंभ था, भाजपा के साथ में अगर हम चलते हैं तो हमारा और भी काफ़ी चीज़ें बच जाएगी, जो नुकसान हो चुके हैं वापस आ जाएगी। तो इनके सोच में मेरे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हैं कि जो एक बार गया तो हमेशा के लिए चला गया, जो हो गया वो हमेशा के लिए हो गया। तो ये राजनीति में लगता है आपको इस तरह चलती है इस तरह की बातें? देखिए, जो गया वो गया जी, अब जो गए वो तो गए थे जी, अब आपको उनको अप्रोच करना, उनको आपको नहीं अप्रोच करना। आज की डेट में अगर शिंदे साहब को कोई जरूरत नहीं इनको अप्रोच करने की, बिल्कुल। अप्रोच कौन करेगा? अगर करना है तो उद्धव ठाकरे साहब को अप्रोच करना है कि चलो भाई, जो हमारी युति टूट गई थी हम दोबारा से बनाते हैं। और अल्टीमेटली तुम सब, आज भी मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि जितने भी शिव सैनिक हैं वो सब आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे के ही बच्चे हैं जी। जिस तरह से वो पार्टी का अपना ध्यान रखते थे वो उन्हीं के बच्चे हैं। हर शिव सैनिक को आज भी आप बोलोगे बाला साहब ठाकरे के छत्र के नीचे खड़ा होना, उनके झंडे के नीचे खड़ा होना, हर शिव सैनिक फख्र से खड़ा होगा, चाहे वो शिंदे फैक्शन का हो चाहे इनके फैक्शन का हो जी। बिल्कुल। लेकिन मैं आज फिर से यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली रिलेवेंट रहने के लिए आपको सही राजनीति करनी बहुत जरूरी है। आपने कोर हिंदुत्व का जो अपना मुद्दा छोड़ दिया और जाके आप उन लोगों के साथ बैठ गए जिनके अगर आप आज आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के पुराने वीडियो देखें, कितने जीवंत वीडियो हैं, उनको देख के आज भी ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही। मैं कई बार उनके वीडियो को देखता हूँ, जो बड़े ठाकरे साहब थे उनके वीडियो को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा क्लियर दिखता है भाई ये हिंदू हृदय सम्राट थे, और आपने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ के आप कांग्रेस के साथ चले गए जो मंदिर विरोधी थे जी। तो ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ में अभी जो और चीज़ जो चल रही है वो ऐसी भी चल रही है। देखिए, आज की डेट में एनडीए जो है मतलब भाजपा का जो गठबंधन है जिन पार्टियों के साथ, उसको एनडीए के उसको और ताकतवर बनाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और बाकी के जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है सब बराबर से काम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप पूरे इसमें अकाली दल को भूल जाते हैं जी। पंजाब के अंदर अकाली दल को अगर आज पॉलिटिकली रिलेवेंट रहना है और इन फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो उसको भी भाजपा के साथ लोकसभा में गठबंधन बनकर लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। नहीं तो भाजपा तो वहाँ थी नहीं, तुम भी नहीं रहोगे। तो आज की डेट में अब आप सोचिए भाई, नीतीश कुमार जी अगर आज फिर से एनडीए में चले जाते हैं और एनडीए के कन्वेनर बनते हैं और इधर ये पंजाब में लोकदल को अपने साथ मिला लेते हैं, उधर तेलंगाना में टीआरएस को अपने साथ मिला लेते हैं कि भाई अप्रोच तो इनकी अच्छी है, और उसकी वजह से जो एनडीए है वो 400 के पार चला जाता है, तो आने वाले समय में 2024 के बाद, 25 के बाद, 2029 तक जो है ये देश बहुत हद तक बदल जाएगा। बहुत सारे बिल पास हो जाएंगे, देश को चलाने के लिए एक मजबूत सरकार मिलेगी, एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा स्टार्ट हो चुका है हिंदुस्तान में जो आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जिनके जो भगवान राम के बारे में बुरा बोलते थे उनका तो नाश निश्चित ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनके साथ वो होना ही है। और फिर से मैं कहूँ कि भाई
मतलब कुल मिला के हम जाते जाते यही कह सकते हैं कि नीतीश जी के साथ में, नीतीश जी की जो राजनीति है बाकी लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ सर, हिंदुस्तान में दो लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सही मायने में कंपनी चलाना चाहते हैं, कोई कॉरपोरेट कल्चर चलाना चाहते हैं, दो लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक है महाराष्ट्र में जन्मे हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेर, सबसे बड़े हिंदू सम्राट आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को सबको पढ़ना चाहिए जी। उनको बाहर के देशों में पढ़ाया जा रहा है, तो हमको पढ़ाने में क्या दिक्कत है अपने मैनेजमेंट के स्कूल्स में। उसी के साथ में आज की डेट में पॉलिटिकल साइंस के हर विद्यार्थी को नीतीश कुमार जी का चरित्र और नीतीश कुमार जी की राजनीति और नीतीश कुमार जी का मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। तभी आप सर्वाइव करना जानेंगे। सरकार किसी की भी रहे, चीफ मिनिस्टर मैं रहूंगा, ये बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये उनसे सीखने वाली बात है। लोग उनका मजाक बना सकते हैं, पलटू चाचा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकता है, कुछ मर्जी कहो, लेकिन वो सरवाइव करके आज फिर सीएम के तौर पे बैठेंगे और बेदाग बैठेंगे। आज भी अपने को सुशासन बाबू बना के बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको सीखना चाहिए उनसे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था जो बिहार में राजनीति और भारतीय राजनीति में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति चल रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, खासकर नीतीश कुमार के ऊपर। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा चैनल को, हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। हम राजनीतिक खबरों के साथ में और भी जो खबरें रहती है उसके अंदर की खबरों के लिए हम चर्चा में लगातार आपके साथ हाजिर रहेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।